16 बाकी है, हो गया ना? 15 हो गए, 14 ओके, 13 बाकी है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 13. Question 13. Mrs. Navya Corporation has a capital structure of 40% debt and 60% equity. Company is presently considering several alternative investment proposals costing less than 20 lakhs. The corporation can always raise required funds without distributing its present debt equity ratio. The cost of raising debt and equity is as follows. सुनो, अगर आप प्रोजेक्ट उठाते हो जिसका कॉस्ट 2 लाख का है, अप टू 2 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट है, डेट विल कॉस्ट यू 10%, इक्विटी विल कॉस्ट यू 12%. सेम वे 2 लाख से 5 लाख के बीच का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आपको कॉस्ट करेगा 11%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13%. वैसा हर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कॉस्ट दे दिया. Assume tax rate at 50%. Calculate cost of capital of two projects X and Y whose fund requirement is 6.5 lakh and 14 lakhs. अच्छा 6.5 लाख मतलब कौन से टाइप में आता है? तीसरे टाइप में आता है ना. देखो अबव 5 lakhs एंड बिटवीन, मतलब 5 लाख और 10 लाख के बीच का, राइट? तो जब 5 लाख और 10 लाख के बीच का प्रोजेक्ट उठाते हो तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 12%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, अपने पास वेटेज है क्या? है ना, पहली लाइन पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग लाइन में देखो 40% और 60% बोला ना, तो वेटेज ऑफ डेट विल बी 0.4, वेटेज ऑफ इक्विटी विल बी 0.6. तो व्हेन यू टेक 0.4 एंड 0.6, दोनों को आप 0.4 0.6 लेते हो, एंड देन व्हेन यू टेक अ वेटेड एवरेज, कहने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो 6.5 और 14% वाले के लिए लास्ट स्लैब होगा, राइट? है ना? अरे अबव 10 lakhs एंड अप टू 20 lakhs जो है उसका कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है. कैन वी गेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम दैट? है ना? तो दोनों टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए वी हैव टू गेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फिर बोला इफ अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 10%, डिटरमाइन अंडर व्हाट कंडीशन इट शुड बी एक्सेप्टेबल. ये चल क्यों नहीं रहा आज?
Okay, there you go. So दो प्रोजेक्ट्स बोला है इधर. One project is having a cost of 6.5 lakhs, ठीक है, and another is having a cost of 14 lakhs. यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आपका कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा एंड वेटेज ऑफ डेट, वेटेज ऑफ इक्विटी भी चेंज होगा. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेट ऑफ इक्विटी इनटू cost of equity plus weight of debt into cost of debt. Okay, 6.5 lakhs अगर है तो आपका cost of equity कितना है? 14% and cost of debt is 12%. वेटेज तो स्टैंडर्ड उन्होंने लेने बोला है 0.4, 0.6. 14 lakhs का it is 14.5% cost of equity. Cost of debt is 13%. Weightage of equity is 0.4, 0.6. Can you take the weighted average and get the KO values, right? ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
सेकेंड पार्ट में बोला है इफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 10%, डिटरमाइन अंडर व्हाट कंडीशन इट वुड बी एक्सेप्टेबल। बोला है कि कोई प्रोजेक्ट है जो आपको 10% रिटर्न देने वाला है, तो कब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा? If project is acceptable, is expected to give the after tax return of 10%, determine under what condition it would be acceptable. That project is never going to be acceptable. क्योंकि आप जरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो ना, कॉस्ट ऑफ डेट का कम से कम कॉस्ट इज 10%, डेट ही आपको 10% पड़ रहा है, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आओगे जो 10% रिटर्न दे रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? सो कोई प्रोजेक्ट है जो 10 या उससे नीचे का रिटर्न दे रहा है, तो इट इज नेवर एक्सेप्टेबल फॉर एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया। मतलब कोई भी ये स्लैब में कितना भी छोटा प्रोजेक्ट होगा तो सर वो एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। समझ रहा है, राइट? ये लिखो, सेकंड वाला आई विल डिक्टेट, सेकंड वाला मैं डिक्टेट करता हूं। वेटेज उल्टा लिखा मैं, ये 0.6, डरावना है। कैसे बैठे, किसी ने यूज किया इसको? हाँ, फिर साइड में डाल दिया। तुम क्वेश्चन करो, होगा ये वेटेड एवरेज? कितना आ रहा है पहले वाले का केओ? 13.2%, और दूसरे वाले का हो गया। शैल आई डिक्टेट द सेकंड? लिखो, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ डेट
the minimum cost of debt is 10%. The minimum cost of debt is 10%. The minimum cost of debt is 10%. Therefore, any project which offers a return of 10%, any project which offers a return of 10%, which offers a debt of 10%, so which offers a return of 10% will never be acceptable, will never be acceptable, will never be acceptable as the cost of capital, as the overall cost of capital, as the overall cost of capital will be higher than 10%. Overall cost of capital will be higher than 10%. थर्टीन हो गया, खत्म हो गया 13th नहीं है, 14th हो गया ना, फिर उसके ऊपर वाला ये 11th बचा है, 10th भी बचा है, हाँ ठीक है, पहले 11th कर दे। Question number 11. ABC Limited has the following capital structure which is considered to be optimum as on 31st March 2017. ये क्या बोला देखो, इट इज सपोज टू बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या, ये डेट इक्विटी स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है ना। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम मतलब क्या, आपका ऑप्टिमम वेट्स क्या हो जाएंगे इसके, ऑप्टिमम वेट ऑफ डिबेंचर विल बी 30,000 out of 2 lakh, right? So this is 0.15. Okay, what is optimum weight of preference share? Optimum weight of preference share will be 10,000 divided by 2 lakh. कितना होता है ये? 0.05. And then what is optimum weight of equity? Optimum weight of equity will be 1,60,000 divided by 2 lakh, right? So this is 0.8. ये आ गया अपने पास optimum, right? अच्छा आगे, the company has a market price of 23.6. तो एक एक शेयर का प्राइस कितना है, 23.6, और बोला नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50%। तो अगले साल डिविडेंड जो है दैट इज 50% ऑफ ईयर 2017 का ईपीएस। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग 10 years which is expected to continue in future. So what we have right now is P0, which is market price per share is 23.6, right? अच्छा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड उन्होंने बोला है इट इज बी 50% ऑफ द 2017 का ईपीएस। सो 2017 में ईपीएस कितना है, 2.36 जो ईपीएस है उसका 50% इज गोइंग टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर एज डिविडेंड, राइट? तो D1 आ जाएगा, D1 इज 2.36 इनटू 50%, सो दैट इज 1.18 आ गया। द कंपनी इश्यूड न्यू, देखो लास्ट उन्होंने पैटर्न दिया है ईपीएस का विच इज इंक्रीजिंग इन द पास्ट 10 years। अच्छा ये पैटर्न में देखो कोई आपको ट्रेंड दिख रहा है क्या,
क्या ट्रेंड दिख रहा है? हाँ हाँ 10 क्या? एवरी ईयर 10% से ग्रो हो रहा है ना? अरे चेक कर, 1 था 1.1, फिर उसके ऊपर वापस 10% 1.1, फिर उसके ऊपर वापस 10% 1.33. सो ओवर हियर कैन वी से ग्रोथ रेट is nothing but 1.1 minus 1 upon 1, that is same as 1.21 minus 1.1 upon 1.1, that is same as 1.33 minus 1.21 upon 1.21. Can I say every year there is a growth of 10%. तो ग्रोथ आ गया अपने पास, डिविडेंड भी है, P0 भी है. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है. The company issued new debentures carrying 16% rate of interest and the current market price of debentures is 96. ठीक है. Preference shares 9.2 with annual dividend were also issued. The company is in 50% tax bracket. ओके, तो फिलहाल जो अपना डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स जो बात किया है दैट्स देयर. और नया प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स के बारे में बात किया है. कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर, न्यू इक्विटी शेयर कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स. अच्छा, ये क्या है देखते हैं पहले. कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स. कितना नया प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है, नया डिवेंचर्स इश्यू किया है, उस बारे में कुछ बोला ही नहीं है, बराबर. लेकिन ये बोला है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स. न्यू इक्विटी फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब क्या? सुनो, हमने निकाला है ये ऑप्टिमम वेटेज, राइट? अरे वेटेज निकाला ना, और किसी भी हालत में अपने को इस वेटेज को डिस्टर्ब नहीं करना है. किसी भी हालत में इस वेटेज को अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है. तो ये वेटेज मेंटेन करना है. न्यू इक्विटी निकालना है और बोला है कि कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इश्यूड. इनफैक्ट थर्ड वाला पॉइंट भी ये तीनों पॉइंट में एक ही चीज बोल रहे हैं कि सर आप कोई नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर रहे हो. देखो ना, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड. मतलब बिना न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू किए आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. आपको नया डिबेंचर, नया प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना अलाउड है, बट नया इक्विटी शेयर इश्यू करना अलाउड नहीं है. ऐसा कैसे होगा सर? सिंपल चीज, अगर आपको ये वेटेजेस कांस्टेंट रखना है, आप बोल रहे हो कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर इश्यू होगा बट इक्विटी नया इश्यू नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इक्विटी ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है. किसकी वजह से? रिटेन अर्निंग्स की वजह से. एक कंपनी रिटेन कर रहा है ना, कंपनी रिटेन कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट खोल के देखोगे, कहने से उसमें रिजर्व्स में जितना पैसा आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो ऐड हो जाएगा. तो आपका इक्विटी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है विदाउट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो जो भी आपका पहले का इक्विटी था, पहले का इक्विटी कितना था? 1,60,000 था ना, वो 1,60,000 में कुछ ना कुछ एडिशन होने वाला है. अच्छा, लेकिन अगर 1,60,000 में सिर्फ एडिशन होगा तो ये रेशियो हिल जाएगा. अच्छा, 1,60,000 में कितना ऐड होगा बताओ? कितना रिटेन अर्निंग्स ऐड होगा? आधा तो हम लोग दे रहे हैं ना. अरे आधा हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं. 2.36 देखो लास्ट ईयर का डिविडेंड था, बराबर. 2.36 का 50% आपने पे किया, मतलब 50% रखा आपने. ऐसे कितने शेयर्स है आपके? ये 10,000 शेयर्स है ना, तो कितना आ जाएगा एडिशन? 11,000. तो आपका जो अभी इक्विटी जो 1,60,000 है, अच्छा ये इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, प्लस रिजर्व्स मिला के, क्योंकि 10,000 शेयर्स है ना, और 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से 1 लाख होना चाहिए था. 7,000 एक्स्ट्रा किधर से आया सर? पुराने रिजर्व से. तो 1,60,000 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर जब खुलेगा, क्या आपका इक्विटी ओन फंड्स 1,60,000 रहेगा? 1,60,000 में कितना ऐड हो गया रहेगा? कहने से ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा. ये रेशियो को अगर हमें मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये रेशियो को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इधर वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इट विल बी नाउ 1,60,000 प्लस 11,800 डिवाइडेड बाय 2,11,800. तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा. रेशियो को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है सर. क्यों? क्योंकि उसको बोला है ऑप्टिमम, और जब ऑप्टिमम होता है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, राइट? तो कोई भी चीज ऑप्टिमम होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो रेशियो अगर ऑप्टिमम रखना है तो हाउ विल आई मेंटेन दिस रेशियो देन? डेट और प्रेफरेंसेस को, अरे एडिशनल डेट और एडिशनल प्रेफरेंसेस इश्यू करना पड़ेगा, और उसी का तो इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में उन्होंने कि एडिशनल डेट और एडिशनल प्रेफरेंसेस क्या होगा. क्वेश्चन में दे हैव नॉट एट ऑल स्पेसिफाइड कि नया इक्विटी शेयर्स क्या प्राइस पे इश्यू होगा. देखो
नया इक्विटी शेयर्स का इश्यू प्राइस दिया है क्या? नहीं। इनफैक्ट पहला 3 क्वेश्चन ए बी सी तीनों में आपका यही कहना चाहते हैं कि वो आप नया इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं करोगे, जो आपके पास रिटेन अर्निंग्स है उसी से काम चलाना है। समझ रहा है? ये समझ रहा है क्या? अच्छा, तो यहां पे सीधा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, ऑब्वियसली न्यू इक्विटी कितने सारे, न्यू इक्विटी शेयर नहीं है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। सो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए हम लोग करेंगे D1 अपॉन P0 प्लस G। तो D1 इज 1.18, P0 इज 23.6 प्लस ग्रोथ रेट इज 10%। तो बताओ कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आया? हाँ, 15%। अच्छा, फिर अभी निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा? इसमें इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना बोला है? 16% ना, तो 16 होगा। फिर टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में, कितना है? 50%। फिर रिडेम्पशन वैल्यू कुछ दिया क्या? रिडेम्पशन वैल्यू, इनका रिडेम्पशन टाइम दिया क्या? एन दिया क्या? एन नहीं दिया ना, तो सर अगर एन नहीं दिया मतलब क्या एज्यूम करेंगे हम लोग? हाँ, इररिडीमेबल। तो नेट प्रोसीड्स दिया, कितना है नेट प्रोसीड्स? 9.96। तो कैन वी गेट द कॉस्ट ऑफ डेट विच विल बी 16 into 1 minus 0.5 upon 96. So what's the cost of debt? 8.33%. So ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हो गया। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए व्हाट इज द प्रेफरेंस डिविडेंड? 1.1। आपका इसमें टैक्स रेट वगैरह तो कुछ नहीं आएगा। नेट प्रोसीड्स कितना है, कितने में ट्रेड हो रहा है? हाँ, 9.2। टर्म वगैरह दिया क्या इसका? कुछ नहीं। तो केपीवी क्या होगा? 1.1 डिवाइड बाय 9.2। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 11.956%. So cost of preference share is 11.956%। बराबर। चलो, ये आ गया अपने पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कौन सा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है? ये नया वाला। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखते हैं मार्जिनल कैपिटल। ये मार्जिनल कैपिटल मतलब कहने से न्यू फंड्स। अच्छा, न्यू फंड्स जो है उसमें सबसे पहला बात करते हैं अपन इक्विटी का, फिर बात करेंगे डेट का, फिर बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। इक्विटी कितना आ रहा है आपके पास? 2.36 का 50% आप रिटेन कर रहे हो, और ऐसे 10,000 शेयर्स है आपके पास, तो कितना होगा ये? 11,800। अच्छा, डेट और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये नया इक्विटी आ गया, बट ये नया इक्विटी को मैच करने के लिए डेट और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए ऑप्टिमम वेटेज लिखेंगे ना। तो ऑप्टिमम वेट्स क्या है? इक्विटी का 0.8, डेट का 0.15 और प्रेफरेंस का 0.05 है। बराबर। तो इफ आई वांट दिस वेटेज टू बी ऑप्टिमम, तो टोटल डेट कितना आ जाएगा? ये 11,800 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.15 करेंगे। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना, कितना आता है?
2212.5 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 7,000 तक जा रही है, ये क्या है ये 737.5 और टोटल कितना आ जाता है ये 14,000 कुछ आएगा शायद 14,750 तो ये आपका मार्जिनल कैपिटल हुआ विच इज द न्यू फंड्स दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। नया फंड्स जो आप रेज करोगे वो आएगा नेक्स्ट ईयर आपका 14,750 का, जिसके अंदर आपका इक्विटी 11,800, डेट 212.5 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये होगा, राइट। तो अगर आप 11,800 के सामने आपको इतना फंड्स इक्विटी डेट और प्रेफरेंस शेयर का इश्यू करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका 14,750 टोटल एडिशनल या मार्जिनल कैपिटल आ जाता है। अब इसका वेटेड एवरेज कैसे लेंगे? वेटेड एवरेज ऑफ मार्जिनल कैपिटल, वेटेड एवरेज ऑफ मार्जिनल कैपिटल, वेटेज तो पता है ना ये, तो 0.8 इंटू इक्विटी का कितना था कॉस्ट 15% प्लस 0.15 इंटू 8.33 प्लस 0.05 इंटू 11.956 कितना 13 पॉइंट क्या 13.8473 आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया। अच्छा अब देखो व्हाट वी हैव डन इज कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, न्यू इक्विटी आ गया, न्यू प्रेफरेंशियल आ गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड वो भी आ गया। How much can we spend for capital investment before new ordinary shares must be sold, assuming retained earnings for the next year to 50% of 2017? ठीक है, तो ये हम लोग ने निकाल लिया। ये जो 14,750 था ना, कैन से दिस इज व्हाट इज द कैपिटल विच यू कैन इन्वेस्ट विदाउट इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। अगर आपको इससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको तीनों नया लेके आना पड़ेगा। 14,750 रहेगा ना तो इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करना है, क्या क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिकली 11,800 का इक्विटी आ रहा है नेक्स्ट ईयर ड्यू टू रिटेन्ड अर्निंग्स। बट अगर आपको इससे ज्यादा अमाउंट चाहिए तो यू हैव टू इश्यू इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जितना इक्विटी शेयर्स बढ़ेगा उतना ही आपको प्रोपोर्शनेटली ये भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर अभी तो क्या ये इसके प्रोपोर्शन में हमने सिर्फ इश्यू किया है, गॉट इट। सो थर्ड इसका आंसर सी का आंसर क्या होगा 14,750। ये 14,750 होगा क्योंकि इसमें आपने बिल्कुल कोई नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया है। जो नया इक्विटी आया है वो किसकी वजह से आया है, रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। सो वी कैन से विदाउट इश्यूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स द फर्म कैन इन्वेस्ट 14,750 in new projects to maintain optimum weights। ठीक है, चलो आगे। What will the marginal cost of capital when the funds exceed the amount so calculated, assuming new equity is issued at 20%? तो कहने से नया इक्विटी का कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट। उसके लिए D1 तो वही रहेगा जो 1.18 था ना अपॉन, लेकिन अभी प्राइस कितना है आपका 20 प्लस 0. ग्रोथ रेट क्या था 0.1। हाँ तो 1.18 डिवाइड बाय 20 प्लस 0.1 कितना होता है ये 15.9%। अच्छा 15.9%। और बोला व्हाट विल द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द फंड्स एक्सीड द अबव कैलकुलेटेड अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इशूड एट 20%। नाउ नया इक्विटी का आपका कॉस्ट 15.9 हो गया। सो व्हाट विल बी द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर marginal capital raised in excess
of raised in excess of 14,750. अगर 14,750 के एक्सेस में आप फंड्स रेज कर रहे हो तो कहने से नया इक्विटी आएगा, नया प्रेफरेंस शेयर भी आएगा और नया डिवेंचर भी आएगा. बट अभी कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये तो 0.8 वेटेज है, ये होगा 15.9% प्लस 0.15 वेटेज है इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू डेट क्या था 8.33 प्लस 0.05 इंटू 11.956%. कितना आता टोटल 14.5673. ये आपका नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर रेजिंग अबव 14,750. अप टू 14,750 अगर आप रेज करते हो तो आपके लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट इज दिस. 14,750 के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसके ऊपर यू आर एक्चुअली इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ 14.56%. Is it clear? Yeah. So the question was all about maintaining the optimum capital structure. आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है. अगर आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहते हो तो जितना रिटेन्ड है उसके प्रोपोर्शन में ही आप सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस और डिवेंचर इश्यू करोगे. उसके ऊपर अगर आपको फंड रेज करना है तो आपको नया इक्विटी भी रेज करना है, नया डेट भी और नया प्रेफरेंस शेयर भी. ओके, चलो लिख लो.
all done? Now question number, एक ही बचा ना अभी, question number 10. So information has been given regarding 4 securities, equity shares of Cement Limited, Steel Limited, Liquor Limited and Government of India bond. Initial price दिया है, डिविडेंड दिया है एंड मार्केट प्राइस एट द ईयर एंड का वैल्यूज दिया है. तो मतलब आपने क्या प्राइस पे खरीदा था, कितना आपको डिविडेंड मिला है एक साल में और ईयर एंड पे कितना प्राइस है वो इंफॉर्मेशन दिया है और चारों का बीटा दिया है. ये बीटा हम लोगों ने पढ़ा है ना. बीटा क्या था? इट वाज सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट. मतलब मार्केट के कंपैरिजन में अपना सिक्योरिटी, ओवरऑल मार्केट कंपैरिजन सिक्योरिटी कितना रिस्की है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न दे दिया, इट इज 14%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न of portfolio in each case using CAPM and average return of the portfolio. Now how do we get the average return of the portfolio? Simple है. कंपनीज का नाम बताओ क्या है? सीमेंट, फिर स्टील, लिकर और गवर्नमेंट बॉन्ड. ठीक है. ये आरसीबी मारेगा फटका इधर से. आरसीबी क्या चिल्ला रहा है उधर? आईपीएल आईपीएल तुम लोग का एग्जाम है, उसके लिए छुट्टी दे, तुम आईपीएल डिस्कस कर रहा है बैठ के इधर. हाँ, ये चारों स्टॉक्स का, चारों सिक्योरिटीज का दे हैव गिवन अस ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड डिविडेंड. बराबर. So we have opening price, then closing price, dividend. अब अगर मुझे rate of return निकालना है, how do I go about computing the rate of return? तो यहां पे दो चीज आपको कंसीडर करना है. एक होगा what has been your capital appreciation and दूसरा dividend. तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो क्या होगा? टोटल रिटर्न, राइट. टोटल गेन निकालोगे एंड देन रेट ऑफ रिटर्न विल बी टोटल गेन डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस. अच्छा, सीमेंट का ओपनिंग प्राइस कितना था बताओ? 25. स्टील का, लिकर का, गवर्नमेंट बॉन्ड, क्लोजिंग प्राइसेस क्या है उनके? 50, 60, 135, 1000, 1005. ओके. डिविडेंड कितना मिला आपको सीमेंट में, स्टील में, लिकर में, गवर्नमेंट बॉन्ड? कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हुआ है? 25 का शेयर था, अभी 50 हो गया, तो 25 का कैपिटल अप्रिसिएशन. स्टील के केस में कैपिटल अप्रिसिएशन कितना? 25. लिकर में 90 और गवर्नमेंट बॉन्ड में 5 का. अच्छा, टोटल गेन कितना आया देखो. टोटल गेन कितना है? पहले में 27, 92 एंड 145. कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड दोनों मिला के बात कर रहे हैं. रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा आपका? रेट ऑफ रिटर्न 27 रुपया कमाया ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25. कितना होता है रेट ऑफ रिटर्न? 1.0 मतलब 108%. और स्टील के केस में कितना है? 27 रुपया कमाया ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 35. कितना होता? 77.14. ओके. फिर उसके बाद वाला 92 कमाया ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 45. कितना? 204.44%. फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना कमाया? 145 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, राइट. सो दिस इज 14.5
5%। अच्छा, तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे यहां पे? सीधा सबका टोटल ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। हाँ, टोटल बताओ कितना आ रहा है? 108, 77.14, 204.44 एंड 14.5। सबको ऐड करो, 404.08। सो 404.08% डिवाइड बाय 4 कितना होता है ये? 101.02% हो गया। अच्छा, अब यहां पे ये जो एवरेज रिटर्न आया, इट्स अ पोर्टफोलियो, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है कि आपका रिटर्न ऑन मार्केट कितना है या मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो ये जो पोर्टफोलियो है, विल अज्यूम दिस इटसेल्फ इज द मार्केट। सो अज्यूमिंग आरएफ दिया बट आरएम नहीं दिया ना। अज्यूमिंग अबव पोर्टफोलियो to be representative of entire market, RM will be 101.02%। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। अच्छा, अब यहां पे हर एक का देखना है CAPM रिटर्न कितना है, तो we'll just write down the company names। अच्छा, CAPM के लिए कहने से अपने को बीटा लगेगा ना, पहले बीटा दिया है क्वेश्चन में, कितना बोलो? सीमेंट का 0.8, स्टील का 0.7, लिकर का, गवर्नमेंट का 0.99 ना। अच्छा, तो CAPM कैसे निकालेंगे? यहाँ पे RF दिया ना, हाउ मच इज RF? 14%। तो सीमेंट का CAPM रिटर्न हो जाएगा 14% प्लस 0.8 इंटू 101.02 माइनस 14 कितना है? 83.616। फिर स्टील का क्या होगा? 14% प्लस 0.7 इंटू 101.02 माइनस 14 कितना? 74.914। हाँ, फिर लिकर का इट इज 14% प्लस 0.5 इंटू 101.02 माइनस 14 कितना? 57.51। फिर 14% प्लस 0.99 इंटू 101.02 माइनस 14 100.149। ठीक है, चल टेक डाउन द सॉल्यूशन।
हो गया? ऑल आर डन? अब आ जाओ केस स्टडी पे, पेज नंबर 26। लेवरेज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद, हाँ, पेज नंबर किधर है वो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, ऑफ लेवरेज, पेज नंबर 46 पे। आ जाए सब लोग। देखो 4 फॉर्म्स दिया है और उनका we have PQR, RST, TUV, WXY, इनका परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू एंड परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ये है। अच्छा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, पहले जो निकालने बोला है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलेगा? ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था ऑपरेटिंग लेवरेज का? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सिर्फ यही करना है आपको, दिस इज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। ये तो कर सकते हैं। चलो ये टेबल पहले भरो, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। और थोड़ा पीछे जा, बेसिक्स। चलो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज।
आ गया? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ क्या है? पीक्यूआर का 0.9259, आरएसटी का 1.28, फिर 1.5652, ठीक है, फिर 1.9047। अच्छा, अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को देखो और क्वेश्चन में जो उन्होंने बीटा के वैल्यूज दिए हैं उनको जरा देखो। कोई ट्रेंड दिख रहा है आपको? कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या? क्या ट्रेंड है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और अपना बीटा के बीच में कोई ट्रेंड, कोई रिलेशन कुछ दिख रहा है? हाँ, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा तुम लोगों को? सबके सब अंधे हो सब। अरे बेवकूफ लोग, जैसे जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ रहा है आपका बीटा भी बढ़ रहा है। देखो उसमें सिर होता है ढूंढना था। अक्ल ही नहीं है तुम लोगों। सुबह फ्रिज में रख के आता है क्या दिमाग को? इतना कॉमन चीज है आपका। जैसे जैसे डिग्री ऑफ, जिस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा उसका कहने से बीटा भी ज्यादा है। अच्छा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ द कंपनी का ईबीआईटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन सेल्स। अच्छा, सेल्स में भी चेंज क्यों होगा? Why would there be a change in sales in the next year? Because of macroeconomic factors, right? Because of macroeconomic factors, external factors की वजह से आपका सेल्स पे इंपैक्ट आएगा। बीटा भी वही है सर, ऑलमोस्ट। बीटा क्या बोलता है? What will be the change in the सिक्योरिटी रिटर्न? बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोग ने? परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन द मार्केट रिटर्न। तो सिक्योरिटी रिटर्न पे मार्केट क्या क्या इंपैक्ट है ये पूछ रहा है। और आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? मार्केट का इंपैक्ट ऑन द सेल्स एंड सेल्स का इंपैक्ट अल्टीमेटली ऑन द ईबीआईटी। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज होगा उतना ही आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, और ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है मतलब आपका बीटा भी कवर होगा, बिकॉज बीटा जो है वो ओवरऑल कंपनी का रिटर्न है सर। तो कंपनी का रिटर्न भी ऑब्वियसली रिस्की ज्यादा होगा इफ योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज हायर, राइट? सो जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट। बीटा is a measure of beta is a measure of beta is a measure of risk involved in the returns of a security. Beta is a measure of risk involved in the return of a security. Risk involved in the return of a security
due to the market return, due to the market return. Operating leverage is also a measure of risk. Operating leverage is also a measure of risk. In the company's EBIT, operating leverage is also a measure of risk. In the company's EBIT is also a measure of risk in the company's EBIT with respect to changes in sales. With respect to changes in sales. With respect to changes in sales. Sales will get affected due to market forces. Sales will get affected due to market forces. Therefore, we will find as the operating leverage increases, the beta of the company also rises. Beta of the company also rises. ठीक है, बस उतना ही था. अब आ जाओ अपने केस स्टडी पे, पेज नंबर 26. पेज नंबर 26 पे एक मस्त केस स्टडी है. पढ़ो जरा, पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो. और मजे की बात इसमें यह है कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, वी हैव गॉट हाफ एन आवर. हाफ एन आवर में आपका ये केस स्टडी होना चाहिए. आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग केस स्टडी मैंने आपको बताया था. पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद केस स्टडी पढ़ना चालू करो. ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ. No discussion amongst yourselves, you have to solve it on your own. Shh. क्या हुआ?
नहीं पढ़ा? सॉल्व करो। हो गया क्या? अच्छा, पहला स्टेप सुनो, क्या करना है आपको। टोटल फंड्स कितना रिक्वायर्ड बोला है? कितना? 9,000 करोड़ चाहिए, राइट। वो 9,000 करोड़ कहां कहां से आने वाला वो पहले ढूंढो।
मतलब उसका एलोकेशन देखो कि कितना इक्विटी आएगा, कितना क्या आएगा, वो सब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसके बाद आप कॉस्ट कैलकुलेशन पे जाओगे। उसका ट्राई टू प्रिपेयर अ ट्री डायग्राम सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि किधर से कितना फंड्स आ रहा है।
अमाउंट्स चेक करो, ये आ रहे। टोटल 9,000 करोड़ का जरूरत था, जिसमें से उन्होंने बोला कि 40% शुड बी फिक्स्ड कॉस्ट फंड। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट फंड मतलब कौन सा? डेट और प्रेफरेंस है ना। तो टोटल डेट और प्रेफरेंशियल मिला के आपका 40% होना चाहिए, राइट। डेट और प्रेफरेंशियल मिला के आपका 40%, मतलब 1350, 1350 और 900। अच्छा, 9,000 का 40% कितना होता है? 3,600। ये तीनों को मिला के देखो, 3,600 आ रहा है, आ गया। अच्छा, बाकी का जो पैसा है वो नॉन फिक्स्ड कॉस्ट वाले फंड होंगे, राइट, जिसमें से ऑलरेडी 2,000 आपके पास रिजर्व्स है, ठीक है। तो टोटल 9,000 में से 3,600 ये आ गया। अब 3,600 में से उन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर जो है दैट विल बी 10% ऑफ टोटल कैपिटल। तो 900 में 9,000 में से टोटल मतलब 900 आ गया, बराबर। तो 3,600 में से 900 चला गया इधर, बाकी का बचा हुआ 2,500, नहीं, बाकी का बचा हुआ 2,700, 2,700, राइट। 2,700 का भी इन दोनों में 50-50 रेशियो हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट, कि डिवेंचर्स भी इश्यू करेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड भी इश्यू करेंगे, तो 1350, 1350 हो गया। अच्छा, तो 9,000 में से 3,600 का जुगाड़ हो गया, बचा हुआ कितना? 6,000, 5,400। उसमें से 2,000 आपका रिजर्व्स है, 2,000 आपका रिजर्व्स है, और राइट्स इश्यू और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है। इन व्हाट रेशियो? 4:6, 4:6 में इश्यू हो रहा है ना। तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सो 4:6 मतलब 1360 विल बी राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स विल बी 2040। समझ रहे हैं? अच्छा, इसको हम लोग अगर डायग्राम के फॉर्म में आप अगर पहले बनाते इसको, यू वुड हैव गॉट इट एज लाइक दिस। 9,000 का पहले 40% एंड 60%। 40% क्या था? ये फिक्स्ड कॉस्ट वाले फंड, और 60% वाज अदर्स, राइट। अच्छा, ये 40% में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहने से 900 होगा। अच्छा, 40% ये कितना हो रहा था ट्रांसफर अमाउंट? 3,000, और इधर हाँ, उसमें से 900 ये चला गया, तो बाकी का डेट कितना हो जाएगा? अब ये 2,700 का दो पार्ट में जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा? 1350, 1350, 1350 ये था। ये 1350 कौन सा था? एक कूपन बॉन्ड और एक जीरो कूपन बॉन्ड, राइट। कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा, फिर 5,400 का क्या होगा? रिजर्व्स आपके पास 2,000 था ना, बाकी का इक्विटी शेयर कैपिटल 3,400 आना था। इसका दो बाइफर्केशन हो रहा है ना, कौन से रेशियो में? 4:6। 4:6 में 4 पार्ट क्या है? राइट्स इश्यू। तो राइट्स इश्यू आपका 1360, एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स जा रहे हैं कितने? 2040। ये आपका चार्ट होना चाहिए पहले। ये हुआ है? लिखना, लिखो फटाफट।
ये हो गया। अच्छा, अभी इसका इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर एक का ढूंढना पड़ेगा वाईटीएम मेथड से। वाईटीएम मेथड बोला है ना, तो वाईटीएम के लिए सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना है, और फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ डेट से यू हैव टू डू द इंटरपोलेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग होमवर्क करोगे, नेक्स्ट लेक्चर करोगे ना। तो तुम लोग क्या अभी क्या चाहते हो, घर जाना चाहते हो? शर्म नहीं आ रहा तुम लोगों को? वो तो मुझे पता है बेशर्म हो तुम लोग। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसको खत्म करेंगे। इतनी घाई है ना भागने के लोगों को।